पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनर्विचार करने के लिए आगे आना चाहिए। आप सिर्फ सेव और आवली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के उस फैसले की जिसमें अरावली को 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई का अगर कोई पहाड़ है तो उसे माना है। इसके बाद प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक अरावली की जो श्रृंखला है उस पर अपने अपने बयान आ रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों को कहना है कि इस फैसले के बाद खनन माफिया हावी होंगे और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। राजनीतिक दल अपने अंदाज से अपनी सियासत कर रहे हैं। खैर, इस फैसले का मजमून, इसके मायने, पर्यावरण पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा और क्यों राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब यहां मिलेगा। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, राजेश मुथा जी कानून के जानकार हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और पर्यावरण प्रेमी सूरज सोनी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं मुथा साहब आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले जी। क्या कुछ संदर्भ में देखा जाना चाहिए इस फैसले को, कैसे आया है सामने? बेसिकली साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अरावली पर्वत और अरावली पर्वत की श्रृंखला की जो परिभाषा है 20 नवंबर 2025 में, उस परिभाषा को उन्होंने डिफाइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की जो रिपोर्ट है 2010 की, उस रिपोर्ट को लगाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट 2024 में पेश करी है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 300 मीटर से जो कम की ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं या पर्वत श्रृंखला हैं, उनको पर्वतों की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दी सच रिकमेंडेशंस मेड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया should have not been accepted by the Supreme Court even after the lapse of 15 years. The report was delivered by the Forest Survey of India in the year 2010, but such report could have not been considered after 15 years in the year 2025. 100 मीटर की डेफिनेशन को उन्होंने पर्वत नहीं माना है, उसका क्या कारण दिया है यह भी नहीं माना है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो लीगली माइनिंग कर रहे हैं या जो 100 मीटर से कम की एरिया में माइनिंग करेंगे, उस आड़ में भी इलीगल माइनिंग होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाना जाना बहुत ज़रूरी है, इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अरावली पर्वत राजस्थान की शान है,
जहां यह पर्यावरण को बचाता है, हमारे तापमान को कम करता है और हमको कई तरह की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं इस पर्वत श्रृंखला से मिलती है। इसलिए मेरी विनम्र राय में सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर डिफाइन किया है, रिव्यू एप्लीकेशन भी लगती है सर। ये कौन लगाएगा? रिव्यू एप्लीकेशन भी लग सकती है। ये कोई भी लगा सकता है या सरकार के स्तर पे लगेगा? सरकार के स्तर पर भी लगे और इवन जो जन आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी इसको लगा सकते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसको लगाकर इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की जा सकती है कि 100 मीटर की जो उन्होंने परिभाषा दी है पर्वत श्रृंखलाओं को डिफाइन करने की, उसके ऊपर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आड़ में कई सारे इलीगल माइनिंग वापस दोबारा चालू होंगे। जी, वो चिंता की बात है। वो चिंता चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। सूरज जी, आपका रुख करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि इससे कुछ नुकसान होगा? क्योंकि कोर्ट के सामने देखिए, अदालत फैसले फैक्ट्स के आधार पर देते हैं। फैक्ट जो सामने आया होगा उसके आधार पर, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब पर्यावरण की बात की जा रही है तो लंबे आर्ग्यू भी चले होंगे, लंबे समय तक ये केस भी चला, तो कहीं चूक रही है, कहीं परवरिश इसकी पैरवी करने में? देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को पूरी तरीके से इसकी जो व्याख्या है इसकी सुव्याख्या होनी चाहिए। इसमें दो चीज अभी मूसा साहब जो दिखा रहे हैं, इसमें अरावली पहाड़ और अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो एफसीआई की रिपोर्ट है ये केवल अरावली के लिए नहीं है, ये विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर के जो रीट की गई थी उसके संदर्भ में भी लागू होती है। लेकिन अभी जो बात अपना अरावली की करें तो उसमें आप देखिए कि अरावली का जो एक पत्थर भी है वो राजस्थान के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं कि मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बच्चे से लेकर के आज वृद्ध तक लगे हुए, इसके अंदर कैंपेन चल रहा है सेव अरावली। तो मैं समझता हूं कि ये शुभ संकेत है और इसको राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं एक बात यहाँ रखना चाहूंगा कि मदार पर्वत की मंथनी बना करके और देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे, विष भी निकला था तो अमृत भी निकला था। तो ये जो अरावली का मंथनी बना करके पॉलिटिकल समुद्र मंथन चल रहा है, इसको छोड़ करके और भविष्य के जो रास्ते हैं वो खोलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल में जो निर्णय है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनलीगल माइनिंग को परमिट कर दिया जाए या अर्बनाइजेशन को परमिट कर दिया जाए। लेकिन मैं बताऊं आपको, लेकिन आशंकाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से 100 मीटर की परिधि बना दी गई है, दायरा बना दिया गया है, तो उससे ये आशंका हमको भी है और राजस्थान के उन तमाम वन्य जीव प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को जो आज सेव कैंपेन के नाम पे लगे हुए, अरावली कैंपेन के नाम पे, ये आशंका प्रबल होती हुई दिखाई देती है कि भविष्य में रास्ते खुलेंगे और ये जो रास्ता है ये जाएगा इस पहाड़ को खत्म करने की दिशा के लिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को भी अपना जो जवाब है वो पॉजिटिवली देना चाहिए इस पहाड़ को बचाने के लिए, और राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक जो कर्मकांड के साथ छोड़ करके और ऐसा मंथन करे इसका इस बार कि इससे अमृत निकले और वो जो अमृत है वो इस अरावली के संरक्षण के लिए काम करे। क्योंकि अरावली हमारे लिए एक पहाड़ नहीं है, हमारे लिए तो सजीव परिस्थिति तंत्र का बड़ा हिस्सा है जिसमें हजारों लाखों बेजुबान भी शरण पाते हैं, तो नदियां भी निकलती है। तो इसका संरक्षण मानव संस्कृति और मानव की जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। जी चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पे आरोप लग रहा है सरकार की ओर से, जो वर्तमान सरकार भाजपा शासित है, उनका कहना है कि बेवजह की इस पे राजनीति की जा रही है। आरोप आपकी सरकार पे 2003 के परिप्रेक्ष्य में भी लग रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, 2014 के बाद जो ये कमेटी है पर्यावरण वाली, जो पहले किसी भी तरह का अगर कोई कमेटी बनती थी और वो जो अपनी रिपोर्ट देती थी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को देती थी, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी उसके बाद इस कमेटी को इन्होंने जो ये पर्यावरण मंत्रालय, इस पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद इन्हें जैसी रिपोर्ट बनानी थी उस तरह की इन्होंने रिपोर्टें बनानी शुरू करी। ये बार बार आरोप लगा रहे हैं 2003 के, लेकिन इन इतिहास ये गलत हमेशा डिस्क्राइब करते हैं। 2003 के अंदर जो ऑलरेडी माइनिंग चल रही थी उस माइनिंग को 100 मीटर के दायरे में लिया था। 2005 के अंदर जब वसुंधरा राजे जी की सरकार आई तब उस सरकार ने सभी अरावली पर्वतमाला के लिए 100 मीटर का जो दायरा है वो 100 मीटर का दायरा इन्होंने स्थापित किया।
16 फरवरी 2010 को एक एफिडेविट के माध्यम से, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया जिसमें 100 मीटर का दायरा माना, लेकिन 19 फरवरी 2010 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और यह कहा गया था कि 100 मीटर के जो नीचे है उसको भी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला माना जाएगा। 15 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस 2010 के एफिडेविट या उस 2010 जो 2003 में चीजें चल रही थी उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक कमेटी का गठन करती है 2024 में और 100 मीटर के दायरे की परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट को देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई परिभाषा अरावली पर्वतमाला की नहीं दी है और इसका सुप्रीम कोर्ट और जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। उसी को वही बोला कि जो फैक्ट्स के आधार पर भी अपना डिसीजन बिल्कुल। उसके बाद आप ये देखिए कि जो अरावली पर्वतमाला 4 राज्यों के अंदर आ रही है, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, आप देखिए वहां की भूभार्गीय संरचना कैसी है, आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कैसा है, हरियाणा में जहां अवैध खनन और खनन के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते, वही अरावली पर्वतमाला हरियाणा के हिस्से में पूरी सूख चुकी है और जहां राजस्थान के अंदर की बात की जाए वहां भी अरावली पर्वतमाला अभी भी स्थापित है क्योंकि यहां पे खनन पर रोक लगा रखी है। सीकर के अंदर अगर आप जाएंगे तो 90% जो अरावली पर्वतमाला है वो 100 मीटर से नीचे के दायरे में है। अगर आप 100 मीटर के दायरे को आज मान लेते हैं तो ये मानिए कि सीकर के अंदर तमाम जो अरावली पर्वतमाला है वो खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से तापमान को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें की जा रही है अरावली पर्वतमाला से, आप ये देखिए कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने रखा है उसकी वजह से किस तरह का प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। आज माननीय टीकाराम जूली जी ने भी बताया कि किस तरीके से अलवर के अंदर जो टाइगर रिजर्व था उस टाइगर रिजर्व को भी माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने समाप्त करने का काम किया। लेकिन धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने उनको फटकार लगाई और वो जो टाइगर का जो एरिया था, जिस एरिया पे माननीय मनमोहन सिंह जी जो टाइगर लेकर आए थे उसको यथास्थापित रखा। इससे अवैध खनन बनेगा। 100 मीटर के दायरे से नीचे की अगर आप लेंगे, अरावली पर्वतमाला को नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो खनन बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता रहेगा। इनकी सरकार में नहीं तो एफआईआर दर्ज हुई, इनकी सरकार में नहीं किसी तरह की राजस्व वसूली हुई और इसकी पूरी सरकार आज भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। एमओयू के नाम पर पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को समाप्त कर दिया। वहां पर आपने देखा कि सोलर प्लांट लगाने के किस तरह से रेगिस्तान को उजाड़ रहे हैं, किस तरीके से कोटा के अंदर थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए इन्होंने पेड़ों की कटाई करी। जयपुर के अंदर आपने देखा वन्य प्रेम जीवी किस तरीके से पेड़ों की कटाई को रोकना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये सरकार आंख मूंद कर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, आने वाली आगामी जो हमारी पीढ़ियां हैं उस पूरी पीढ़ियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। देखिए, पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ या प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ निश्चित रूप से ये मानव सभ्यता पर काफी व्यापक असर इसका आता है। खैर, मकसद मुझे लगता है सभी का यही है कि अरावली को बचाना। और देखिए, अदालतें तो केवल फैक्ट्स के आधार पर देती हैं, आपको अवसर देती हैं, आप जो फैक्ट्स देते हैं उसके आधार पर फैसला दिया जाता है। चलिए गर्ग साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस कह रहा है कि सरकार ने फैक्ट्स नहीं दी, अपने हिसाब से डेफिनेशन खुद ने तैयार करके फैक्ट्स बना दिए, तो उसी के आधार पे फैसला आ गया। देखिए योगेंद्र जी, हो क्या रहा है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। 18 दिसंबर 2025 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सोशल मीडिया पर सेव अरावली का वो चलाते हैं। अब हो क्या रहा है कि 14 दिसंबर को हमारे सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल की पूरे होने की उपलब्धियां हम जब गांव-गांव, ठानी-ठानी में हमारे जो गौरव रथ जा रहे हैं और उससे जो जन समर्थन मिल रहा है, जो हमने 2 साल की उपलब्धियां दी, तब उनको लगा कि मेरे 5 साल। मैं क्षमा चाहूंगा, शायद आप चुप रहे, मैं बता रहा हूं, इसके बाद में आप अपना पक्ष रख लेना। तो क्या हुआ है कि हमारे जब 2 साल की उपलब्धियां, तब गहलोत जी को लगा कि 5 साल में तो नकारा निकम्मा सरकार थी, जो पूरे 5 साल नकारा निकम्मा में भ्रष्टाचार में निकल गई थी, और 2 साल के अंदर हमने वो उपलब्धियां कर दी जो 5 साल में निकल गई। तब जाके इन्होंने 18 दिसंबर को सेव अरावली का वो किया। अब मुझे ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बोल दिया कि
किसी भी सूरत में जो अशोक गहलोत जी का कहना है कि 90% अरावली क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बोल दिया कि भैया ये गलतफहमी में रहे, ये झूठे शब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे, कुछ भी नहीं होगा अरावली क्षेत्र के अंदर। फिर 1,44,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है अरावली क्षेत्र का, मात्र 277 वर्ग किलोमीटर के अंदर खनन होता है। अब मुझे बताइए कि राजसमंद के अंदर 98.89% के अंदर खनन नहीं हो सकता, उदयपुर के अंदर 99% में खनन नहीं हो सकता, सावरकांठा के अंदर 89% में नहीं हो सकता, महेंद्रगढ़ में 75% में खनन नहीं हो सकता, तो फिर 90% अरावली क्षेत्र कैसे समाप्त हो सकता है? तो ये समझ से परे है। तो ये सब प्रोपोगंडा, जब हमारी जो सफलता है वो जनता के बीच मैं एक ये बात तो ये जानना चीज है। चाहता हूं, फिर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, छोटा सा सवाल है सर, आपने ये कहा कि केवल इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैसे अरावली, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है अभी, या उसका जो निर्देश है, उसके हिसाब से तो एक राइडर लग जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाँ 100 मीटर तक। योगेंद्र जी, उसमें सुप्रीम आप कोर्ट कुछ ने नहीं ये कर कहा सकते। है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी मैपिंग करने के लिए उनको बताया गया कि वो देखे इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य नहीं किया ये काम करने के लिए। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, तो क्यों प्रोपोगंडा? और फिर इसी वजह से हो क्या रहा है कि आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में क्या हुआ? ये हुआ कि कार्यकर्ता इनसे नाराज है, और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है वहां पे। देखिए आप देखिए, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये, अभी कल ही महाराष्ट्र के चुनाव आए, 288 नगर परिषद नगर के हैं, 212 है। भाई ये जरूरी है। देखो योगेंद्र जी, ये चीज जरूरी है। योगेंद्र जी, ये जरूरी है जनता को ये बताना कि जनता को इनको नकार दिया, तो ये भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है, कांग्रेस जाए नहीं जाए उसका कुछ, तो हम कह रहे हैं ना, फिर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पे विश्वास करिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे विश्वास करिए कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। विश्वास करिए ना, फिर हम कह रहे हैं। तो गर्ग साहब मैं बोल लो, अगर आप कहें तो देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी कहें, चाहे मंत्री कहें, चाहे प्रधानमंत्री कहें, कागज बोलता है सर सब जगह। आप देखिए कागज, एक बार सुनिए तो सही, आप कह रहे हैं भूपेंद्र यादव जी ने कह दिया, ईआरसीपी पे आपके नेता 2 साल से कह रहे हैं, आज तक ऑर्डर पास नहीं हुआ। 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश लागू हुए, 26,000 करोड़ रुपए के, 26,000 करोड़ रुपए के, 90-10 का, हाँ 90-10 का ही खर्चा आ रहा है, 90-10 का। हाँ बता दूंगा, अगली डिबेट में बुला लेना, मैं आपको दे दूंगा ऑर्डर। मैं अगली डिबेट में बुला लेना, 90-10 का, केंद्र सरकार का 90%, राज्य सरकार का 10%। सुनिए तो सही, केंद्र सरकार का 90%, राज्य सरकार का 10%। अगली डिबेट में बुला लेना, मैं आपको वो भी ऑर्डर भी दे दूंगा। मैं आपको बात तो सुनिए सर, आपके मंत्री जी सुरेश रावत साहब ने और चौधरी साहब ने, कन्हैयालाल जी ने, दोनों ही 4 दिन पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ मना किया कि अभी तक ऑर्डर नहीं आए, लेकिन ऐसा आश्वासन मिला है। मैं ये नहीं कह रहा, तो हम भी कह रहे हैं ना 90%। मैं यही कह रहा हूँ ना, हम अगले डिबेट, अरे सर कल ही डिबेट रख लेना, मैं आपको ऑर्डर लाके दे दूंगा 90-10 के। हाँ मैं लाऊंगा कल ऑर्डर आपके लिए। आप तो चले मूथा साहब, आप बताइए कहां संशय हो रहा है, मुझे बताइए। गर्ग साहब का कहना है भरोसा रखिए, भूपेंद्र यादव ने कह दिया। हम तो कानून की परिभाषा में और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी यहाँ पर उसको विनम्रता से अध्ययन करके उसका सार निकालने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को परमिट किया है 100 मीटर से नीचे के दायरे में। यदि किसी हिल एरिया में, पर्वत श्रृंखला में माइनिंग होता है और माइनिंग अगर चल रहा है, नया माइनिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिषेध किया है, निषेध किया है, लेकिन वर्तमान जो माइनिंग चल रहा है उसको उन्होंने परमिट किया है। तो सवाल यह है कि इस आड़ में इल्लीगल माइनिंग भी मूता जी बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी अवैध माइनिंग नहीं होगी। मात्र 0.19% में माइनिंग हो रही है, 0.19% में माइनिंग हो रही है मूता साहब, केवल इतने में हो रही है। 277 वर्ग किलोमीटर के अंदर माइनिंग हो रही है, 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए हम कह रहे हैं ना नहीं होगा। इस तरह का कोई भी जजमेंट, इस तरह के कोई भी फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में सामने नहीं आए हैं। इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट फर्निश्ड एनी लिस्ट of the persons who are exploring or who are doing the mining activities in the state, in the Aravalli mountains. इस तरह की कोई भी नहीं है कि कितनी माइनिंग आप लोगों को आपने दे रखी। अब आपको समझ में नहीं आया तो क्या जनता को तो समझ में आ रही है। हमको केवल जजमेंट के ऊपर बात करनी है साहब, मैं उसी तक अपनी बात कन्फाइन करना चाहता हूँ। Exactly. और मेरा मानना यह है कि अरावली
हर राजस्थान की है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे लोकदल का हो या इंडिपेंडेंट विचारधारा का, अरावली सबकी है। मकसद एक ही होना अरावली चाहिए, को बचाना प्रकृति बचनी सबका चाहिए। धर्म है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या हुई है पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा गहन आशंका है। चलिए, मैं आपके पास आना चाहूंगा सूरज जी। अभी गर्ग साहब कह रहे हैं कि मात्र 271 किलोमीटर के अंदर 277 वर्ग किलोमीटर के अंदर माइनिंग हो रही है, जबकि इतना बड़ा एरिया है तो उसे परेशान होने की कहां आवश्यकता है। मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में नदी पानी को वापस ला करके शेप में दी जा सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप ये तय मान के चलिए जो पहाड़ एक बार खुर्द बुर्द हो गया वापस वैसा पहाड़ नहीं बन सकता है। ये तय मानिए, दुनिया का एक उसूल है। आप पेड़ की जगह पेड़ भी लगा देंगे लेकिन पहाड़ वापस नहीं बन सकता। तो यहां आपको लगता है कि सरकार का दावा है ये? गर्ग साहब कह रहे हैं, भूपेंद्र यादव ने आश्वस्त कर दिया, तो आप लोग आंख मूंद लीजिए, अब कोई कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। भजन लाल जी ने आज कह दी दिया, तो चिंता क्यों है फिर? कांग्रेस को भी अब समझ जाना चाहिए या केवल राजनीति हो रही है? देखिए, इससे राजनीति को दूर निकाल के हम बात करें तो पॉलिटिक्स की तरफ बात इतनी सी है कि हम तो बहुत इस चीज से असहमित है और ऐसा हो, ईश्वर करे कि उन्होंने जो कहा है वही हो, लेकिन उसके लिए एक संरक्षित, एक ऐसा लीगली जो हमको एक कमिटमेंट हो जाए कि भविष्य के अंदर ये नहीं होगा तो ठीक है, एफिडेविट दे सरकार जो रिपोर्ट की बात की देहरादून के इंस्टीट्यूट को, तो उसमें आ जाए। और साथ ही इसकी जो बात की जा रही है, ये केवल मैंने पहले भी कहा कि ये प्राकृतिक जो स्वरूप है ये केवल और केवल ये माइनिंग और इसका हिस्सा नहीं है, ये हमारी हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी, आप देखिए लगभग 2 अरब साल पुरानी संरचना है ये अरावली साहब। चलिए, एक चीज और बताइए आप, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, क्या खनन को रोक सकती है सरकारें, अवैध खनन को? देखिए, अवैध खनन तो रोक सकती है, प्रण लेकर रोक सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान हालात दिखाई देते हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, माफिया इस कदर हावी है। देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत साफ हो सकती है, बीजेपी में बैठे लोगों की नीयत साफ है, लेकिन नीचे माफियाओं को संभालने के लिए अभी देख रहा था टोंक में 2 SHO माफियाओं से मिले हुए थे, उनकी कल लगातार कंप्लेन हो रही थी, नीचे के स्तर पे कुछ नहीं हो रहा था। डीजीपी को शिकायतें जब की गई तो ऑपरेशन हुआ। दोनों SHO को दिखाया गया कि हाँ देख लीजिए कैसे ये बजरी माफियाओं से मिले, और अब उनको सस्पेंड किया है। तो एक बार जो स्वरूप चला जाएगा उसके बाद में वापस लौटेगा वो, कि देखिए हमने तो एक्शन कर दिया साहब, इनको सस्पेंड कर दिया, इनको जेल में डाल दिया, वो पहाड़ आ जाएगा क्या वापस? देखो, हो तो नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा विल पावर सरकारों को लाना ही पड़ेगा, और इसलिए लाना पड़ेगा कि यदि मानव प्रजाति को बचाना है तो इस प्राकृतिक विरासत को बचाना ही होगा, क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति के वाहक जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों सालों तक इनकी कंदराओं में बैठ कर तपस्या की है साहब, इन गुफाओं में बैठ करके अपना जीवन निकाला है। और वे जो नदियां आज बह रही है, वे नदियां इन पहाड़ों की गोद से लहला करके निकलती है, चाहे डाई नदी हो, चाहे खारी हो, चाहे लूड़ी हो, चाहे बनास हो, तो उसी साधना का प्रभाव है कि आज जिंदा है। और दूसरी बात, ये तो नाप की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों पे चढ़ने वाला चाहे नेवला हो, चाहे वहां पे सेली हो, चाहे गिदड़ हो, चाहे शेर हो, चाहे बालू हो, वे फीता लेके नापते नहीं है कि हम किस पहाड़ी पे जा रहे हैं। उनके लिए तो 2 मीटर का पहाड़ भी अरावली की गोद है माता की, तो 100 मीटर का पहाड़ भी उनके लिए गोद है, तो उनको बचाना आवश्यक है। ये एक सजीव पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, तो इसलिए इन सरकारों को, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, विल पावर लेना पड़ेगा। लेकिन 2 दशक से हम ये देख रहे हैं कि लगातार अखबारों में यही खबर समाचार आते हैं कि आज खनन माफियाओं ने उस पुलिस की गाड़ी को कुचल दिया, आज खनन माफियाओं ने 3 लोगों को गोली मार दी, आज खनन माफियाओं ने सेफ्टी गार्ड्स पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। इसके साथ ही हजारों ऐसे लोगों पे हमले होते हैं हमारे जैसे जो पर्यावरण के लिए, इन पहाड़ों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये तो चल ही रहा है ना खेल, तो इसको बदलने के लिए सरकार को विल पावर से काम करना पड़ेगा। मुझे भरोसा है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वैसा करेंगे और उनको करना भी चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से मांग भी करता हूं कि इस बार ऐसी योजना लाए, ऐसे ही विल पावर से काम किया जाए कि ये जो माफिया है तो दूर रह ही रहे, अवैध माइनिंग तो हो भी नहीं, और लीगल जो माइनिंग हो रहा है उसको भी नियंत्रित किया जाए, बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल आपने सही कहा गर्ग साहब, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, मैं को सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, हमें जो पैनलिस्ट हैं कोई भी, देखिए सरकार है, सरकार से अपेक्षा की जाएगी, डीपी चेंज हुई नहीं हुई वो विषय नहीं है, हम उस पर जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक ठोस आश्वासन के साथ में ये होना चाहिए, रिव्यू पिटीशन फाइल की जानी चाहिए, जो सरकार करे या कोई इंडिविजुअल करे, एनजीओ करे, कोई भी कर सकता है,
आप कह रहे हैं भूपेंद्र यादव साहब ने कह दिया, कह रहे हैं देर सनी, वो सूरज जी ने जैसे अभी साहब ने कहा, रिव्यू के लिए नहीं कहा है साहब। भूपेंद्र यादव अभी साहब जैसे ने कहा, इन्होंने नहीं होगा, सूरज जी ने ये कहा कि भाई एफिडेविट देना चाहिए, कुछ इस तरह का करना चाहिए जिससे एक भरोसा, वर्बली कहने से कोई भरोसे की बात नहीं, आप भरोसा कर सकते हो, जनता भी भरोसा कर लेगी, मैं भी भरोसा कर लूंगा, लेकिन उससे पहाड़ सुरक्षित नहीं होंगे। माफिया अगर चले जाएंगे, कह देंगे साहब मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपके 100 मीटर हो तो आप देख लीजिए, फिर आप हम वहां जाके कोई कहेगा कि भूपेंद्र यादव जी ने तो उस दिन ये कहा था। डॉक्यूमेंट होना चाहिए सर, आप आश्वस्त करिए कि हाँ सरकार इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, पहले की जो भी रिपोर्ट रही कोई लेकू ना रहा। देखिए अदालतों का काम है, अदालत फैक्ट्स पे चलती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी को समझा दो ये चीज तो नहीं, खैर वो तो आप लोग समझाएं, अब कांग्रेस समझे, मेरा काम नहीं है। मैं तो जो बात है मैं आपको भी नहीं समझा रहा हूं, मैं तो आपसे इसकी जानकारी चाह रहा हूं कि होगा क्या। चलिए भरत, 1 मिनट में आपकी बात पूरी करिए। हाँ, आप एक साथ ही दे दीजिए। देखिए योगेंद्र जी, आज अरावली पर्वतमाला इसलिए सुरक्षित है क्योंकि 100 मीटर से नीचे वाले को भी पर्वतमाला माना जाता है, और अब वो जो खनन है उस पर पूर्णतः रोक लगी हुई है। जब ये 100 मीटर का दायरा ही खत्म हो जाएगा तो ये ना ही तो पर्वतमाला की श्रेणी में आएंगी और श्रृंखलाओं में आएंगी, तो निश्चित तौर पे इसमें खनन तो होना ही होना है। आप किसी तरह से विश्वास दिलाते रहिए। रही बात दूसरी, आप 4 दिन पहले अगर आपने एक न्यूज़पेपर में देखा हो तो जयपुर को भी जो भूकंप के जो बड़े सेक्टर आते हैं, पैमाने आते हैं, उस वाले जोन में लाया जा चुका है कि जयपुर में भी जो भूकंप है वो बड़ी मात्रा में आ सकता है, उस सेक्टर में आ चुका है, जयपुर उस श्रेणी में आ चुका है। तो आप ये मानिए जो ये पर्वतमाला है जिस तरीके से भूमि के संवर्धन में काम आती है, जिस तरीके से संरक्षण का काम करती है, तो ये क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि इन्हें जो एफिडेविट था वो एफिडेविट देना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, बिल लाना चाहिए कि 100 मीटर से नीचे की भी दायरे जो होंगे उसमें अवैध खनन को रोका जाएगा। एफआईआर ये दर्ज कर नहीं रहे, भू माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता जो सरकार कह रही है वो बात सत्य होगी। देखिए भरोसा तो रखना पड़ेगा सरकार से, आपके लिए भी खुला है, आप लोग भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए खैर मैं जवाब अब गर्ग साहब से, गर्ग साहब 1 मिनट में अपनी बात पर, और मुझे लगता है कि अरावली के आसपास ही रहेंगे आप, महाराष्ट्र और लंदन और कहीं कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी बोला है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी बोला है, किसी भी सूरत में अरावली को नुकसान नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि 100 मीटर की ऊंचाई में अगर वो 500 मीटर के डिस्टेंस में भी है तो वो भी 100 मीटर की ऊंचाई में ही काउंट होगा। किस तरीके से होगा, अगर जमीन के नीचे भी तो भी 100 मीटर के उसमें काउंट होगा, तो कहीं पे भी किसी तरीके का। और फिर ये देखिए कि अब इस अरावली क्षेत्र के अंदर पहाड़ भी आ रहे हैं, फोर्ट भी आ रहा है, लेक भी आ रही है, फॉरेस्ट भी आ रही है, मंदिर भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें उसके अंदर आ रहे हैं, तो 90% कैसे नुकसान संभव है, मेरे को तो समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट जी साहब, ये अशोक गहलोत जी का यही तो है ना कि 90% क्षेत्र खराब हो जाएगा, ये अशोक गहलोत जी। देखिए अशोक गहलोत जी ने बोला, मैं यही कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताइए कैसे हो जाएगा। तो ये दिग्भ्रमित करना जनता को बंद करें अशोक गहलोत जी, जनता के बीच में जाए और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाए कि वो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। अशोक गहलोत जी जाके ये समझाए कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, तो जनता को आपको कुछ मिले, कुछ जन समर्थन मिले, जनता पे विश्वास करें भाई। क्यों जो टाइगर रिजर्व था उसको अवैध खनन करने की कोशिश किसी भी नहीं है, ये आप लोगों के काम है, ये सब कांग्रेस, अरे भाई ये सब कांग्रेस के कारनामे हैं जिनको हम रोक रहे हैं, ये कांग्रेस के कारनामे हैं जिनको हम रोक रहे हैं, जो कांग्रेस, अरे सब कांग्रेस के कारनामे सर, ये अरे कांग्रेस, बेगवाल जी चिंता मत करो, ये सब कांग्रेस के कारनामे, बजरी के अवैध खनन हो रहा है, ये सब कांग्रेस के कारनामे, हमने तो रोका है। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के देखिए राजनीति अलग जगह है, ये ऐसी प्राकृतिक हमारी धरोहर है, उसे बचाइए, नहीं तो प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। वर्बली कहें, मौखिक रूप से कहें, मेरे को भरोसा है कि सरकारों की नीयत है, बिल्कुल बचाना चाहते होंगे, क्योंकि उनको भी इस बात का तो एहसास है कि इसे नष्ट होने के बाद में होगा क्या। खैर दावे वावे और सब कुछ आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन वाकई इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए और इसे बचाना चाहिए। विल पावर मजबूत होगी तो मुझे लगता है कि कोई माफिया ऐसा नहीं है कि जो सरकार की आंखों के नीचे से बच के जा सके। और मिली भगत का खेल रहेगा, जिसका अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि सरकारें किसी की भी हो, लेकिन माफियाओं से आगे वो भी नतमस्तक होती देखी गई है। नीचे का जो सिस्टम, अगर वही हालात रहे तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे कोई आश्वासन दे और चाहे कोई कुछ भी कहे, तो लगता है कि इसमें नेतृत्व को वाकई एक सख्त होकर के इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए जजमेंट आ सकता है, आपकी विल पावर मजबूत है तो ये कोई नहीं रोक सकता। आप उसे रोक सकते हैं कि आपको नहीं रोक सकता कोई कि नहीं आप क्यों नहीं करने दोगे,
आप बिल्कुल उसे रोक सकते हो, बचाए रख सकते हो, लेकिन प्रभावशाली तरीके से इसमें करना होगा। आपको एक्शन जब ही काम चलेगा, अदरवाइज तो जिस तरह से कहा जाता है कि माफियाओं के दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका है, जिसे रोकने के लिए वाकई कदम उठाने पड़ेंगे और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जब ये अरावली सेव रहेगी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।